प्रिय विद्यार्थियों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अब हम लोग थॉमसन के एटॉमिक मॉडल को पढ़ेंगे। थॉमसन एटॉमिक मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है, इसी को प्लम पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। और क्यों कहते हैं, ऐसा नाम क्यों दिया गया है अल्टरनेट, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफी समय के बाद हुआ था, 1932 में हुआ था, और इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी बहुत पहले हो गई थी। तो फिर लोगों ने जो तक क्वेश्चन किया कि भाई जो तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो है एटम में तो होते हैं, लेकिन एटम में किस जगह पर होते हैं। तो सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था, उस साइंटिस्ट का नाम जे थॉमसन है। जे थॉमसन ने जो क्या बोला कि ये जो एटम होता है, ये एटम किस तरीके का है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा जो था प्रोटॉन जो था इसमें चारों तरफ जो था डिफ्यूज रहता है, ये पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर है। इस तरीके से जो था इन्होंने बताया। ये रेड कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये किसको शो कर रहा है, ये प्रोटॉन को शो कर रहा है। याद रखिएगा कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस तरीके से फिर इन्होंने बोला कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स इनके जो है बीच बीच में जो है स्कैटर्ड मैनर में, ये ब्लैक कलर से जो आपको दिख रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से जो है स्कैटर्ड मैनर में पाए जाते हैं, चारों तरफ फैले होते हैं। ये इन्होंने बताया। अब इनका जो ये कॉन्सेप्ट था, ये केवल एक लॉजिकल कॉन्सेप्ट था, एक केवल थियोरेटिकल बेस पे था। इन्होंने कोई प्रैक्टिकल नहीं किया था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। इन्होंने कुछ सोचा, कुछ चीजों को ऑब्जर्व किया, उसके बेसिस पर ही अपना ये थ्योरी दे दिए थे। इसके पीछे कोई एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नहीं था, ये भी इनका बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। अब इन्होंने जो था लोगों ने बोला कि अच्छा ये बताओ कि प्रोटॉन जो था पॉजिटिवली चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन जो था नेगेटिवली चार्ज होता है, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से चिपक जाएंगे। जब एक दूसरे से चिपक जाएंगे तो एटम की स्टेबिलिटी को आप कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, एटम तो फिर स्टेबल रहेगा नहीं। तो इन्होंने क्या बोला कि एक्चुअली जो था प्रोटॉन का मास तो होता ही है बहुत ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन का मास जो था प्रोटॉन के मास के कंपेयर में 1837 टाइम्स कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही जो मूव करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा प्रोटॉन के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में लाइक चार्जेज यानी कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन फोर्स होगा। तो ये जो रिपल्सन फोर्स होता है और अट्रैक्शन का फोर्स है, दोनों का मैग्नीट्यूड एक दूसरे के इक्वल होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अपनी ही जगह रहेगा, वो मूव नहीं करता है। तो यहां पर इसकी जो खास बातें हैं, ये खास बात क्या है कि इन्होंने जो तब बोला कि ये मॉडल में ऐसा मॉडल है जो स्टैटिक नेचर को शो करता है। किसको शो करता है? स्टैटिक नेचर को शो करता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन जो अपनी जगह पर ही है, प्रोटॉन जो अपनी जगह पर है, कोई मूव नहीं कर रहा है, तो ये स्टैटिक मतलब जो स्थिर मॉडल को शो करता है। दूसरी बात जो इन्होंने बोला कि पूरा का पूरा एटम कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। क्यों जो न्यूट्रल होता है? इन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड है और इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड है, दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। जब दोनों का जो मैग्नीट्यूड, दोनों के नंबर से एक दूसरे के इक्वल होते हैं, तो ऐसी कंडीशन में ये एटम किस तरीके का होगा? ये एटम न्यूट्रल होता है। ऐसा इन्होंने बोला कि एटम न्यूट्रल होता है, और इनकी ये बात बिल्कुल सही है। आज भी हम लोग जानते हैं कि एटम न्यूट्रल होता है। क्यों न्यूट्रल होता है? क्योंकि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होंगे, उतने ही इलेक्ट्रॉन यानी कि नेगेटिव चार्ज होते हैं। दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी एटम न्यूट्रल ही होता है। ये बात आज भी इनकी यूनिवर्सली ट्रू है, अभी तक तो सही है। ठीक है ना? फिर अगर यहाँ पे हम लोग देखें, तो यहाँ पे इन्होंने जो क्या बोला कि एटम की स्टेबिलिटी को कैसे एक्सप्लेन किया। इन्होंने बोला कि जो अट्रैक्शन फोर्सेज होते हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, जो रिपल्सिव फोर्स होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है, जिसकी वजह से एटम स्टेबल बना रहता है। तो एटम की स्टेबिलिटी के रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या बोला कि मैग्नीट्यूड ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन प्रोटॉन electron is equal to the magnitude of repulsive forces between electron, जिसकी वजह से एटम स्टेबल बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है। ऐसा जो है इन्होंने
बताया। अब इस थ्योरी का ड्रॉबैक भी है। इस थ्योरी का क्या ड्रॉबैक है, जरा आइए देखते हैं कि इस थ्योरी का क्या ड्रॉबैक है। सबसे बड़ा जो है इस थ्योरी का ड्रॉबैक ये है कि ये केवल जो है थ्योरेटिकल अप्रोच के ऊपर बेस्ड था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया था। और साइंस में बिना एक्सपेरिमेंटल अप्रूवल की कोई चीज मान्य होती ही नहीं है, स्वीकार्य नहीं होती है, एक्सेप्टेबल नहीं होती है। तो ये सबसे बड़ा जो था पहला ड्रॉबैक था, ठीक है ना। तो ये केवल जो था थ्योरी के ऊपर बेस्ड था, कोई इसके पीछे एक्सपेरिमेंट नहीं था। फिर दूसरा जो था इसका ड्रॉबैक क्या है कि ये एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम, इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तीसरा अगर ड्रॉबैक देखें तो ये क्या है, ये स्टैटिक नेचर को शो करता है। ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह पे स्थिर रहता है, वो मूव नहीं करता है, जबकि हम सभी लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन मूवेबल नेचर का होता है। ये किसी भी एटम में न्यूक्लियस के चारों तरफ मूव करता रहता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मूवेबल नेचर को ये एक्सप्लेन नहीं करता है, ये एटम के स्टैटिक नेचर को एक्सप्लेन करता है। ये तीनों इस थ्योरी के बहुत इंपॉर्टेंट ड्रॉबैक है। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को आज का वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो लेक्चर समझ में आया तो आप मेरे YouTube चैनल द ऑर्बिटल ट्यूटोरियल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।